हेलिकल स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। ये जो स्प्रिंग होती है इसे हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं। तो ये आपने काफी देखी होगी, कहाँ कहाँ देखी, कोई बच्चा बता सकता है कहाँ कहाँ देखी आपने? पेन के रिफिल में और गाड़ी की सीट पे या सोफे वोफे में, कई होंगे सोफे में भी लगी रहती है। ठीक है, कई जगह होती है। अब क्या होता है, अच्छा हम इसके बारे में पढ़ना क्या चाहते हैं थोड़ा सा बताते हैं। देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, एक स्प्रिंग है। हाँ अच्छा, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। हम मान लो इस पे फोर्स लगा के इसको कंप्रेस करते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल। तो हम एक लिमिट तक इसे कंप्रेस कर पाते हैं। जैसे मान लो मैं कंप्रेस करूं एक लिमिट तक, ऐसा क्यों होता है कि हम इसे एक लिमिट तक ही कंप्रेस कर पाते हैं? टेंशन लगा रही होगी। देखो जी, एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो हम जैसे स्प्रिंग की बात करते हैं, तो स्प्रिंग के बारे में हम एक तो पहले स्टडी क्यों कर रहे हैं, आपके दिमाग में थॉट होना चाहिए। जैसे मान लो हमने कहा कि सोफे में स्प्रिंग होती है, क्यों लगी होती है सोफे में स्प्रिंग, बता सकते हो आप? बस कोई आइडिया है व्हाई देयर इज स्प्रिंग इन सोफा? हम बैठते हैं सोफे में, स्प्रिंग क्यों लगी होती है? हाँ तो क्यों नहीं होता है, थोड़ा बताओ कारण। सोफे में स्प्रिंग क्यों इंस्टॉल्ड होती है? या फिर माउजर जो होती है, माउजर माउजर देखिए, छोटे छल्ले वाली येलो कलर वाली, इसमें स्प्रिंग होती है। पीछे खींचते हैं फिर मारते हैं तो येलो कलर का छल बॉल से निकलती है। हाँ चलो, लोग डॉगियों को मारते हैं उससे, बट खैर उससे लगती नहीं है, खास लगती नहीं, लगती नहीं लगती, हल्की सी होती है। पहले मुझे बताओ, मुझे सिर्फ ये रीजन बताओ कि क्यों यूज होती है माउजर में या फिर सोफे में, क्या काम करती है स्प्रिंग? हाँ अच्छे, देखो अच्छे मैं थोड़ा थोड़ा आपको डिस्क्राइब करता हूँ। एक्चुअली क्या है, सोफे में हम बैठते हैं तो सोफा कंप्रेस होता है, उसके जब हम उठते हैं तो स्प्रिंग का एक नेचर होता है, जब स्प्रिंग कंप्रेस होती है फिर जब आप उसको छोड़ दोगे तो अपने आप को क्या कर लेती है, रिगेन कर लेती है। देखा है नहीं देखा आपने? तो इस नेचर की वजह से सोफे में हम इसको यूज करते हैं कि भाई जैसे हम बैठेंगे, मान लो गड्ढा ना हो जाए, उठ जाए, तो फिर वापस अपने आप को क्या कर ले, रिगेन कर ले। पहला ये आपको समझ में आ गया होगा। माउजर में क्यों वो करते हैं, माउजर में बंदूक होती है, हम जब उसको पीछे खींचते हैं तो हम उस पर वर्क करते हैं, स्प्रिंग क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। तो स्प्रिंग में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है जब हम वर्क करते हैं। जब पीछे खींचते हैं माउजर वाले को, ऐसा खींचते हैं ना पीछे, तो हम वर्क करते हैं, उससे स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है। और जब हम वर्क करते हैं स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है, तो स्प्रिंग के अंदर ये जो एनर्जी है जो हमने वर्क किया है वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हम जैसे ही ट्रिगर दबाते हैं तो उससे छोटी सी बॉल है उसको एनर्जी मिलती है तो वो भागते हुए जाती है। समझ में आया बच्चों? तो वहां यूज करते हैं। मतलब इससे हमें कुछ समझ में आ गया कि स्प्रिंग के केस में हम ये सब एनर्जी पढ़ते हैं, कुछ ऐसा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब धीरे धीरे करके देखते हैं जो पूरी कहानी क्या है, क्योंकि स्प्रिंग के केस में हम दो तीन चीजें पढ़ेंगे जिससे आप समझोगे। स्प्रिंग के बारे में जैसे हम पढ़ते हैं, सबसे पहले तो हम एक टर्म बात करते हैं जिसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स ये होता क्या है? देखो जी, जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, मान लो मैं स्प्रिंग को प्रेस कर रहा हूं, स्प्रिंग के केस में हम दो टर्म डिस्कस करते हैं, तो कंप्रेशन, उसको कंप्रेस करना है, खींचना। तो पहले चलो मैं एग्जांपल खींचने का नहीं ले रहा, क्योंकि अगर आप स्प्रिंग में एक खास बात होती है, स्प्रिंग को चाहे आप कंप्रेस करो तो भी अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेता है, चाहे उसको बाहर की तरफ खींचो तो भी वापस अपनी जगह को रिगेन कर लेता है। अब जब होता क्या है, देखो अच्छे खास बात क्या होती है, एक रीस्टोरिंग फोर्स एक टर्म यूज करते हैं। मान लो मैंने एक स्प्रिंग पे फोर्स लगाया, ठीक है, कंप्रेशन, इस केस में मान लो मैं कंप्रेशन कर रहा हूं, तो जब हम कंप्रेशन करना चालू करते हैं स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स बनना चालू हो जाता है। रीस्टोरिंग मतलब कि एक फोर्स जो वापस अपनी जगह लेने की कोशिश कर रहा हो, उसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोर का मतलब क्या होता है, बता सकते हो? व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिस्टोर? रिस्टोर का मतलब क्या होता है इंग्लिश मीनिंग? रिस्टोर मतलब अपनी कंडीशन को दोबारा से रिगेन कर। तो होता क्या है, जब मैं बाहर से फोर्स लगा रहा हूं, जैसे मान लो मैंने लगाया एक्सटर्नल फोर्स, अभी स्प्रिंग कंप्रेस नहीं हुई थी, पहले स्टार्टिंग में स्प्रिंग कंप्रेस नहीं हुई थी,
जब स्प्रिंग कंप्रेस नहीं हुई थी तो स्प्रिंग को अपने आप को रिगेन भी नहीं करना। जैसे मान लो भाई इसको चोट लगी नहीं थी तो ये इसको अब ये कहेगा, जब चोट ही नहीं लगी तो अपने आप को रिस्टोर क्या करेगा? अभी चोट लग गई है तो कहेगा सर अभी देखना मेरे रिस्टोर हो जाए, ठीक हो जाए तो मैं दिखाता हूँ, तो रिस्टोर करेगा। स्टार्टिंग में स्प्रिंग अपने आप को रिस्टोर नहीं करती है, बट जब स्प्रिंग को कंप्रेशन करना चालू करते हैं, जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होना चालू हो जाएगी। कंप्रेस मतलब जैसे मान लो अभी ये कंडीशन है, थोड़ी देर बाद स्प्रिंग क्या हो जाएगी, मान लो कंप्रेस हो गई, यहां तक क्या हो गई, कंप्रेशन हो गई स्प्रिंग, ठीक है, हमने फोर्स लगा के। तो स्प्रिंग के अंदर एक अंदरूनी फोर्स डेवलप होता है जो कहता है भाई अपनी कंडीशन को वापस वहीं पे लाओ अंदर से। तो स्प्रिंग भी एक फोर्स लगाने की कोशिश करती है आउटवर्ड, हम बाहर से लगा रहे हैं, वो अंदर से लगा रही है, धक्का दे रही है, मतलब हमारे विपरीत। समझ में आ रहा है बच्चों? ये जो फोर्स रेड से दिखा रहा हूं ये क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। बट ध्यान रखना रिस्टोरिंग फोर्स तभी लगेगा जब आप स्प्रिंग को छेड़ रहे हो, उसकी इनिशियल कंडीशन से उसको चेंज कर रहे हो। ऐसे लगना नहीं चालू हो जाता है, ऐसे स्प्रिंग मजे में है, जब तक वो मजे में तब तक मजे में, जब छेड़ोगे, जब उसको कंप्रेस करोगे या कुछ करोगे तो लगेगा। अब जैसे क्या होता है, स्प्रिंग अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करती है, ये रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट नहीं होता, ये वेरिएबल होता है। इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू माइनस के एक्स। अब F ये सब क्या है, F क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, हाँ रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला है। के क्या है, एक स्प्रिंग का, हर स्प्रिंग का कुछ कांस्टेंट होता है जिसे स्प्रिंग कांस्टेंट बुलाते हैं, हर किसी स्प्रिंग का कुछ कांस्टेंट होता है जिसे कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। और एक्स क्या है, उसमें जो कंप्रेशन हुआ या एक्सटेंशन हुआ है, कंप्रेस किया गया तो कंप्रेशन और बाहर खींचा गया तो एक्सटेंशन। जो हाँ बच्चे बोलो, कंप्रेशन बच्चे वही एमएम में, कितना एमएम कंप्रेस हुई है। जैसे मान लो भारी बंदा बैठ गया स्प्रिंग के ऊपर, आप कहोगे यार तुम तो पूरी दबा दी, मतलब कि ज्यादा डिस्प्लेस हो गई, मतलब कितना डिस्प्लेस हुई है, स्प्रिंग कितनी दब रही है। अब मान लो एक स्प्रिंग पे हल्का बंदा बैठेगा तो उतना कंप्रेस नहीं होगा, भारी बंदा बैठ जाएगा तो स्प्रिंग पूरी कंप्रेस हो जाएगी, ज्यादा कंप्रेशन आ जाएगा। तो ये है क्या कि स्प्रिंग अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करती है। अब देखो बच्चे, जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, मेरे पास एक स्प्रिंग है और मैं स्प्रिंग पे ना, स्प्रिंग को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने स्प्रिंग पे फोर्स लगाने की कोशिश की तो कंप्रेस होती गई, बट एक लिमिट के बाद ना स्प्रिंग कंप्रेस नहीं होगी मुझसे, मेरे हाथ से नहीं हो पाएगी, ये मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, लेटेस्ट मैंने लगाया, मैं 100 न्यूटन का फोर्स दे सकता हूं, ठीक है, मैंने कितना फोर्स लगाया, 100 न्यूटन का। स्टार्टिंग में मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, स्प्रिंग कंप्रेस होना चालू हो गई, स्प्रिंग धीरे धीरे कंप्रेस होती जाएगी, धीरे धीरे स्प्रिंग का एक्स चेंज होता रहेगा। एक्स कैसे, जब स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है तो वैल्यू चेंज होती है ना, ज्यादा जितनी ज्यादा कंप्रेस होती जाएगी उतना उसका एक्स क्या होता जाएगा, कंप्रेशन उसकी बढ़ती जाएगी। जब स्प्रिंग का एक्स बढ़ेगा तो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो स्टार्टिंग में मेरा ही फोर्स था, स्प्रिंग कंप्रेस नहीं थी तो रिस्टोरिंग फोर्स दे नहीं रही थी, मैं डोमिनेट कर रहा था। अब मैंने स्प्रिंग को थोड़ा कंप्रेस कर दिया, एक्स की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई, अब स्प्रिंग क्या करने लगी, रिस्टोरिंग फोर्स लगाने लगी, मतलब मुझे क्या करने लगी, अपोजिशन करने लगी। मान लो मैं 100 लगा रहा हूँ, स्प्रिंग 10 लगा रही है तो मुझे रोक रही है, जैसे जैसे मैं कंप्रेशन करता जाऊंगा, मैं डोमिनेट कर रहा हूँ ना, मैं अभी ज्यादा हूँ, एक्स मैं कंप्रेशन कर रहा हूँ, मेरा फोर्स ज्यादा है, जैसे तो कंप्रेशन बढ़ता जाएगा स्प्रिंग कहेगी रुको, अभी बता दो कंप्रेशन और होने दो, जैसे जैसे कंप्रेशन होती जाएगी एक टाइम बाद स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स काफी बढ़ जाएगा। और अगर मान लो मैं 100 लगा रहा हूँ और अगर स्प्रिंग कंप्रेस होते होते यहां तक हो गई कि स्प्रिंग में कंप्रेशन इतना हो गया कि रिस्टोरिंग फोर्स भी 100 तक पहुंच गया, तो मैं 100 लगा रहूंगा स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए ऐसे, और स्प्रिंग 100 लगा रही होगी अपने आप को रोकने के लिए। तो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग को कंप्रेस होने नहीं देगी, या तो कहेगी ज्यादा फोर्स दो तो कंप्रेस हो पाएगी। समझे? हाँ अच्छा, अब रिस्टोरिंग फोर्स में अब क्वेश्चन ये आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका कि नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव साइन क्यों है। देखो अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिस्टोरिंग फोर्स का नेगेटिव साइन इसलिए होता है अच्छे, जिस डायरेक्शन में हम बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे होते हैं, जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे होते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स उसका उल्टा लगता है। अब देखना स्प्रिंग को हम किधर कंप्रेस कर रहे हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड, स्प्रिंग किधर लगा रही है, राइट, तो हम स्प्रिंग हमेशा उल्टा चाहती है, अगर स्प्रिंग को कंप्रेस करो तो किधर जाती है, अगर हम इसको इधर प्रेस करेंगे तो किधर जाती है, बाहर जाए। समझ में आया बच्चे? हम स्प्रिंग को ऐसे प्रेस कर रहे हैं, लेफ्ट साइड प्रेस कर रहे हैं,
स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रही है, राइट साइड। अगर राइट साइड लगाएगी तभी तो रिस्टोर हो पाएगी, अपनी जगह ले पाएगी। और ऐसा उल्टा भी है, जब स्प्रिंग को बाहर खींचोगे बाहर की तरफ तो किधर आएगी वो, तो वो अंदर की तरफ आएगी। समझ में आया? तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है, क्या शो करता है बताओ बच्चे? डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो इसको ऐसे चाहो तो ये बच्चे स्प्रिंग फोर्स की कहानी। कोई डाउट किसी को? ये स्प्रिंग फोर्स की कहानी। अब इसमें के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। देखो बच्चे, हर स्प्रिंग अपने में अलग होती है, हर स्प्रिंग का कुछ ना कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स स्टार्टिंग में इक्वल नहीं होता। जब आप किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करने की कोशिश करते हो तो स्टार्टिंग में आप डोमिनेट करते हो, तभी आप कंप्रेशन कर पाते हो। आप डोमिनेट कर रहे हो, धीरे 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 आप कंप्रेस करते गए। जैसे मान लो एक स्प्रिंग है, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस किया। जैसे मान लो मैं बैठा स्प्रिंग पे, सोफे पे, तो जब मैं बैठा तो पहले स्प्रिंग कंप्रेस हो रही थी, बट जैसे मैं पूरा बैठ गया तो स्प्रिंग कंप्रेस होना बंद हो गई। क्यों बंद हो गई और क्यों कंप्रेस नहीं हो रही? क्योंकि मान लो मैं बैठा तो मेरा कुछ फोर्स लग रहा था स्प्रिंग के ऊपर, वो तो कांस्टेंट था ना, मेरा वेट, मेरा वजन। अब स्प्रिंग कंप्रेस होती गई तो स्प्रिंग में कंप्रेशन बढ़ती गई। जैसे जैसे स्प्रिंग में कंप्रेशन बढ़ती गई, स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा। स्प्रिंग में इतना रिस्टोरिंग फोर्स हो गया जो मेरे वेट को क्या कर लिया, उसने बैलेंस कर दिया। अब ना स्प्रिंग ऊपर जा रही ना वो नीचे जा रही है। तो स्टार्टिंग में जब मान लो स्टेबल सिचुएशन आ गई, जैसे मैं स्टार्टिंग में बैठूंगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होती जाएगी, बट एक बार मैं प्रॉपर बैठ गया तो स्प्रिंग और कंप्रेस होगी क्या? एक लिमिट बाद कंप्रेस नहीं होगी। जब वो कंप्रेस और नहीं हो रही है तब दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस। कौन कौन सा फोर्स? जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और जो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है उसको बैलेंस कर देगी। क्योंकि अगर दोनों फोर्स बैलेंस हो जा रहे हैं, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, तो मोशन नहीं होगा। मतलब मैं वहीं पर टिक गया, अब ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा ना, मैं ऐसे बाउंस बैक तो नहीं कर रहा ना, बैठ गया। समझ में? जैसे मान लो एक एग्जांपल है बच्चे, जैसे एक एग्जांपल, एक अच्छा एग्जांपल हम यूज करते हैं। जैसे मान लो एक स्प्रिंग है हमारे पास, खाली है। इधर देखो बच्चे, मान लो इस पे हमने कुछ लोड लटका दी, क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा जब हम इस पे कुछ वेट लटकाएंगे क्या होगा? क्या खींचेगी? ये खींचेगी, फिर एकदम से थोड़ा सा ऐसे धीरे धीरे छोड़ देंगे, खींच के रुक जाएगी। अब पहले बताइए इसमें एक्सटेंशन क्यों हुआ, खींची क्यों? ये हमारा फोर्स था, तो एक्सटेंशन से क्या फायदा हुआ? जो स्प्रिंग खींची उससे क्या फायदा हुआ, उससे हमें क्या मिला? अगर स्प्रिंग ना खींचती तो क्या होता? देखो जब स्प्रिंग खींची तो डिस्प्लेसमेंट हुई तो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ। रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स किधर डेवलप हुआ? ऊपर की तरफ, क्योंकि स्प्रिंग किधर खींची, नीचे। रिस्टोरिंग फोर्स लगा और उसने किसको बैलेंस किया? वेट को। किसके वेट को? ब्लॉक के वेट को। अभी इस टाइम पे ये रेस्ट पे है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। स्प्रिंग के खींचने का रीजन क्या था? क्योंकि अगर स्प्रिंग खींचेगी नहीं, एक्स नहीं होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी नहीं होगा। रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा तो ब्लॉक को रोकेगा कौन? ब्लॉक तो नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, ब्लॉक तो चाहता है, ग्रेविटी तो चाहती है पूरा नीचे ले जाऊं, बट उसको रोक के बैठा हुआ है रिस्टोरिंग फोर्स। समझ में आया? अगर ये बताओ अच्छे, दूसरा क्वेश्चन, अगर ये भारी लगा दूंगा ब्लॉक, क्या ये और खींचेगा? क्यों खींचेगा बताओ? क्योंकि अगर नेट डाउनवर्ड फोर्स अगर बढ़ जाएगा तो स्प्रिंग को भी फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। स्प्रिंग फोर्स कैसे बढ़ाएगी? जब एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए अगर भारी लोड लगाओगे, एक लोड और लगा दोगे तो स्प्रिंग में और एक्सटेंशन होगा, क्योंकि एक्सटेंशन होगा तो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ जाएगा। समझे या नहीं समझे? इस सिचुएशन में ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स, देखो जो साइन माइनस लगता है बट वैल्यू क्या होती है, kx। हाल फिलहाल ये दोनों एक दूसरे को टक्कर लेने, मतलब किसके बराबर है, kx किसके बराबर है, mg के बराबर है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। देखो बच्चों, यहां पर कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, ये मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया था, मैं दोबारा से बता देता हूं। देखो बच्चे, फिलहाल इस स्प्रिंग पे कोई मास एडेड नहीं है। जब हम इस पे मास ऐड करते हैं तो उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाता है। उसका कारण क्या था, मैंने आपको बताया था। देखो बच्चे, जब इसमें मास ऐड करोगे तो इस पे ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लगेगा जो इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा। अभी मान लो ये रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट पे कैसे आएगा कोई भी चीज, जब उस पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। तो जब ये खींचा, इसमें एक्सटेंशन हुआ, तो एक्सटेंशन बढ़ी तो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ा।
रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? तो स्प्रिंग फोर्स, मान लो स्प्रिंग फोर्स लिखा मैंने, अगर ये दोनों बराबर हो गए, स्प्रिंग फोर्स उसको खींचने से बचा रहा है क्योंकि नीचे खींच रहा है, स्प्रिंग फोर्स मतलब रीस्टोरिंग फोर्स, और वेट उसको नीचे की तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। अगर दोनों इक्वल है तो उसके बाद ये सिस्टम किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ खींचेगा और वेट किधर खींचेगा, नीचे की तरफ खींचेगा, और ब्लॉक क्या हो जाएगा, बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा। मतलब कि रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, mg। तो देखो अच्छे, रिस्टोरिंग फोर्स आमतौर पे माइनस kx लिखा जाता है और माइनस डायरेक्शन के लिए होता है, और बट वैल्यू वाइज kx ही होता है, तो इसकी वैल्यू kx हो जाएगी इज इक्वल टू mg। k की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1000 है, x कितना, एक्सटेंशन कितना हुआ 10 mm, 10 mm को 10 के बाय 1000 लिख देंगे, mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। मास हमें पता नहीं, g को हम 10 ले लेंगे, 1000 से 1000 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, मास 1 kg आ जाएगा। हमारा ये आंसर है। स्प्रिंग में खास बात होती है बच्चे, स्प्रिंग की कटिंग, स्प्रिंग को कट करने के बारे में ऑल्दो हम ऑसिलेशन में पढ़ते हैं जो कि 14 चैप्टर है, बट इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लो। जब हम स्प्रिंग को दो हिस्सों में कट कर देते हैं, जैसे मान लो ऐसे 2 पीसेस में क्या कर दें, कट कर दें, तो कई लोगों को लगता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा, सॉरी, अगर लेंथ को हाफ करेंगे। जो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो उसकी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसकी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर लेंथ घटेगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मैंने इसको हाफ काट दिया तो लेंथ कितनी होगी, हाफ हो जाएगी। तो लेंथ हाफ हो जाएगी, जैसे अगर हाफ कट कर दिया, लेंथ हाफ हो गई, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हाफ नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर 1/3 काटोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब उल्टा बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, हो सकता है थोड़ा बहुत कभी यूज हो जाए आपको, ठीक है बच्चों। जब हम पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, स्टोर्ड इन स्प्रिंग की बात करते हैं, तो उसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि जैसे मान लो एक स्प्रिंग अपनी नेचुरल कंडीशन में रखी हुई है, तो स्टार्टिंग में इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगी, बट अगर हम स्प्रिंग पे वर्क करेंगे कुछ, जैसे मान लो मैंने इसको कंप्रेस करने में कुछ मेहनत की, कुछ वर्क डन किया, और वर्क करके मैंने स्प्रिंग को क्या कर दिया बच्चों, बोलो, कंप्रेस कर दिया। तो मैंने मेहनत की, और हमको पता है कि स्प्रिंग के केस में जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है, मतलब स्प्रिंग के फोर्स के अगेंस्ट आप काम करते हो। क्या आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो कभी स्प्रिंग चाहती थी कि वो कंप्रेस हो जाए? स्प्रिंग तो हमेशा उसका क्या चाहती है, अपोज करना चाहती है, इसलिए तो स्प्रिंग क्या लगाती है, रीस्टोरिंग फोर्स लगाती है। तो आप स्प्रिंग के अगेंस्ट काम किया, आपने वर्क किया और आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उससे स्प्रिंग के अंदर जो आपने जितना वर्क डन किया वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा। जितना भी आप वर्क डन करोगे स्प्रिंग को कंप्रेस करने में या एक्सटेंशन करने में, खींचने में, आमतौर पर मैं एक्सटेंशन का एग्जांपल नहीं लेता क्योंकि रियल लाइफ में थोड़े कम केसेस देखने को मिलते हैं, कंप्रेशन के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे माउजर, बंदूक होती है ना माउजर वाली, नीचे खींचते हैं, कंप्रेस करते हैं, फिर गोली मारते हैं, तो उसमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है जब आप पीछे खींचते हो उसको। अब ये वैल्यू तो पहले डेरिवेशन हुआ करता था बच्चों। आमतौर पे जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो उसको 11th क्लास से यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना। छोटी क्लास में किसी से भी रिप्रेजेंट करते थे, बट 11th क्लास से जो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करोगे, यू से। और इसकी वैल्यू होती है हाफ kx²। डेरिवेशन नहीं है, यू पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाफ हाफ हो गया, के क्या हुआ बोलो, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, एक्स क्या हो गया, कंप्रेशन या एक्सटेंशन, कुछ भी। खैर ज़्यादातर कंप्रेशन देखा जाता है, एक्सटेंशन भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग का केस होता है। कंप्रेशन मतलब कंप्रेस की, एक्सटेंशन मतलब बाहर की तरफ खींच दिया, खींचा। तो ये बच्चे ये हाफ kx² फॉर्मूला होता है। अब रही बात इसके कहते हैं ग्राफ की, ग्राफ कैसे बनते हैं देखो। जैसे हम बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स की, स्प्रिंग फोर्स से होता है F = -kx होता है। अगर स्प्रिंग फोर्स का ग्राफ डिस्टेंस के ड्रॉ करना है तो स्ट्रेट लाइन आता है, क्योंकि ये y = mx + c इक्वेशन फॉलो कर रहा है, बट ये ऐसा ग्राफ आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या है देखो बच्चे, जब x पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन लगा है तो इसका नेचर अपोजिट होगा। तो यहाँ देखो x पॉजिटिव है, राइट साइड में x पॉजिटिव होता है, बट फोर्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। और लेफ्ट साइड में आप देखो, जब x नेगेटिव है तो फोर्स क्या है, पॉजिटिव है। ये शो करता है कि जिस डायरेक्शन में आप स्प्रिंग को ले जाओगे, स्प्रिंग फोर्स हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और अपने आप को, आप जो कर रहे हो उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। इसकी पावर 1 है।
जब पावर 1 होती है तो ग्राफ सीधा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। जब पावर 2 होती है तो ग्राफ का शेप कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। तो स्प्रिंग फोर्स का ग्राफ तो ऐसा आया, बट अगर हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो उसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक शेप होगी डिस्टेंस के साथ अगर ग्राफ ड्रॉ करें ऐसा ग्राफ आता है। जैसे मान लो एक स्प्रिंग है हमारी, ये नॉर्मल कंडीशन में रखी हुई है। अब ये नॉर्मल कंडीशन में रखी है, अभी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, बिल्कुल देखो 0। बट मान लो इधर देखो, आपने स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचा, ऐसे खींचते जा रहे हो। जैसे जब खींचते जा रहे हो एक्स, ये जो एक्स है, मान लो ये इस एक्सिस पे एक्सटेंशन या कंप्रेशन है, अगर आप एक्स बढ़ाते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। या फिर कंप्रेस करते जा रहे हो, इधर कंप्रेस करते जा रहे हो, तो ये कंप्रेशन में एक्स बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और पैराबोलिक क्यों है, क्योंकि यहाँ इक्वेशन किसकी है, स्क्वायर की है। जब कभी स्क्वायर हो किसी भी चीज़ का तो ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक, इसको कहते हैं पैराबोलिक शेप। तो इनके ग्राफ इस तरीके के होते हैं बच्चे, देख लो। पास एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि जैसे जब नई गाड़ियां होती हैं उनकी जानने के लिए वो कितना सेफ है, उसके लिए क्रैश टेस्टिंग की जाती है। टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स, ऑटो मैन्युफैक्चरर स्टडीज द कॉलिजन ऑफ मूविंग कार्स विथ माउंटेड स्प्रिंग ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। अब देखो एक्चुअली क्या होता है, जरूरी नहीं है बिल्कुल ठोस सामने आप ठोस दीवार पे आके गाड़ी को ठोक दो। क्या होता है, कई बार क्या होता है कि ये स्प्रिंग लगा दी हमने और कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ लोहे वोहे का कुछ लगा दिया, मतलब लोहे की मान लो शीट लगा दी, और गाड़ी यहाँ से आएगी ऐसे। अरे अच्छा गाड़ी है, नई टाइप की है थोड़ी, गाड़ी आएगी यहाँ टकराएगी, क्योंकि एक्चुअली क्या है, बिल्कुल दीवार है, बिल्कुल दीवार पे मुश्किल लोग ठोकते हैं। मैंने तो ऐसा देखा नहीं कि बिल्कुल दीवार में ठोक दिया, कई लोग होते हैं वो आता लगे। गाड़ियाँ ठुकती हैं तो गाड़ी थोड़ी पिचकती भी है, तो उसने सिमुलेशन किया, जो भी किया। देखो अच्छे इसमें ऐसे दिया हुआ है, एक स्प्रिंग लगाई है और कार का मास है 1000 kg। कार की स्पीड है अभी 18 km/h। स्प्रिंग कांस्टेंट जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 6.25 इंटू 10 की पावर 3 Nm/m। बताओ जब ये क्रैश करेगी, क्या स्प्रिंग कंप्रेस होगी? जब ये टकराए होगी तो स्प्रिंग में कंप्रेशन बताओ, स्प्रिंग कंप्रेशन। ये जब टकराएगी तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, बताओ कितनी स्प्रिंग कंप्रेशन होगी। हिंट दे देते हैं बच्चे, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार विल कन्वर्ट इनटू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि हमारी हिंट है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार होगी वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हाफ mv² किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ kx²। तो हाफ से हाफ कट जाएगा। मास ऑफ कार कितनी है यहाँ पर 1000। v² क्या हो जाएगा, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि km/h ऐसा यूनिट नहीं होता है। क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6.25 इंटू 10 की पावर 3 दे रखी है x²। बाकी देखो अच्छी थोड़ा सॉल्यूशन है, मैंने अभी आपको मना किया कि अभी मत करना, टाइम वेस्ट होगा। खैर ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा बता सकते हो, 6.25 इस नीचे 4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेना बच्चों, ये ऐसे कट जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये आ रहा है, देख लेना बच्चे। खैर वो तो चलो बाद में, हमको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी सॉल्यूशन तो आप बाद में भी कर सकते हो पॉसिबली, ठीक है बच्चों। हमें क्वेश्चन दिया गया है, इफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू कंप्रेस अ स्प्रिंग बाय 1 सेंटीमीटर इज 10 जूल। मान लो एक स्प्रिंग अपनी नेचुरल कंडीशन में रखा हुआ था, तो उसको जब हमने 1 सेंटीमीटर कंप्रेस करना था, तो उसको कंप्रेस करने के लिए हमें 10 जूल का वर्क डन करना पड़ा। और ऑब्वियस सी बात है, जब मैं वर्क डन करूंगा तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और वर्क डन होता है चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी। चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो बच्चों, एक्चुअली जो स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया था वो उसकी नॉर्मल कंडीशन से कंप्रेस किया गया था। स्टार्टिंग में स्प्रिंग कोई भी वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। जिससे जब आप वर्क डन करते हो, जैसे वर्क डन ये एक मार्कर है, ये रजिस्टर है मान लो, इधर देखो बच्चों, जब मैं वर्क करूंगा इस पे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी, चेंज होगी। वर्क डन करोगे तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ये हिंट है हमारी। तो स्टार्टिंग में स्प्रिंग कंप्रेस नहीं थी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0, क्योंकि स्प्रिंग स्टार्टिंग में कंप्रेस नहीं थी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, हाफ kx²। तो इनिशियली स्प्रिंग ऐसी थी, कोई कंप्रेशन नहीं था।
तो देखो इनिशियली कंप्रेशन क्या था 0, ठीक है, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। तो वर्क डन कितना दिया हमको 10 जूल, और फाइनली जब 1 सेंटीमीटर कंप्रेस कर दिया गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हाफ के एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स कितना है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब मैं यूनिट को फिलहाल नहीं चेंज कर रहा हूँ, कारण क्या है बताता हूँ उनसे। कहीं कहीं जगह में वैल्यू निकालनी होती है, कहीं कहीं जगह हमको डिवाइड करना होता है। जहाँ वैल्यू निकालनी होती है वहाँ मीटर में कन्वर्ट करते हैं, जहाँ डिवाइड या रेशियो लेना होता है वहाँ यूनिट से यूनिट क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो मेरे को पता है कि यहाँ कंपैरिजन करना है, मुझे खुद को पता है, क्योंकि इन्होंने एक केस दे रखा है और दूसरा केस भी दे रखा है। अब दूसरे केस में क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर तक तो कंप्रेस था ही पहले से, फिर हमने क्या किया, इसे और कंप्रेस करना, 1 सेंटीमीटर से और कंप्रेस किया। अब हमने टोटल इसको कितना कर दिया 3 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चे हमने क्या किया, 1 से कहाँ तक किया, 1 से 3 तक किया। तो जितना हम वर्क डन करेंगे उससे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। पोटेंशियल एनर्जी चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब मुझे वर्क डन ही तो निकालना है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक। तो फाइनल कितनी होगी बच्चों बताओ, हाफ के एक्स कितना लिखूं, 3 का स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। और इनिशियल क्या लिखूंगा, हाफ के इनिशियल कितना था, 1 था ना। देखो पहले 0 से 1 गए, तो पहले वाले का इनिशियल 0 था, फाइनल 1 था, और इस वाले का इनिशियल 1 है और फाइनल क्या हुआ 3। अब 1 से 3 जा रहे हैं, कोई डाउट, पहले 0 से 1 गए थे ना, कोई कंपैरिजन नहीं था, 0 से 1, अब 1 से 3, तो 1 इनिशियल था और फाइनल क्या हो गया 3, तो 1 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा बच्चे बताना, माइनस करके कितना आएगा, 9 में से 1 माइनस हुआ कितना हो जाएगा 8, चलो 8, हाफ के 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ बच्चे, ठीक है। अब क्या है बच्चे, ये हमारे पास ये हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन ये होगी हमारी, और ये कौन सी होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन आ गई हमारी। एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं एक साथ लिख के। पहली क्या है 10 इज इक्वल टू हाफ के 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दूसरी क्या है W जो हमें निकालना है, हाफ के 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। डिवाइड करें कितना आएगा, डिवाइड मतलब कंपैरिजन करें। देखो कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है के की वैल्यू नहीं है हमारे पास, के दिया हमने नहीं दिया, नहीं तो के की वैल्यू निकालो। देखो जरूरी नहीं मैं कंपेयर करूं, मैं एक काम कर सकता हूं, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ से के की वैल्यू निकालूं, फिर यहाँ पे क्या कर दूं, पुट कर दूं। बट वो मुझे लगता है लंबा, क्योंकि मैथमेटिक्स में बच्चे हमारे अपने तरीके होते हैं। मुझे नहीं लगता कि के की वैल्यू निकालना अच्छा है, मुझे लगता है कि सीधे 2 इक्वेशन आई है, सीधे डिवाइड कर दो, डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाएगा। 10/W सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैंने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे क्या करना था, कंपेयर करना था। तो ये क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, और इधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 80 जूल का वर्क डन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा। अच्छे, ऐसा नहीं है कि जो मैं तरीका ऑप्ट कर रहा हूँ आप वही करो, आपके पास बहुत तरीके हैं, आप के की वैल्यू पहले निकाल सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा मुझे लंबा लगता है, लंबा प्रोसेस हो जाएगा।